एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 का हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं, जिसका फर्स्ट लेसन आने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति एकता, लगाव या स्नेह। जब किसी देश के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उसके अंदर उनके अंदर एकता, अपने देश के प्रति एकता, लगाव और स्नेह की भावना जाता है, वही राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो प्रत्येक देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। तो यही जो है यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे वहां पर उजागर हुआ। और यूरोप जो है एक महाद्वीप है, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। उसी 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और उसी 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है यूरोप। उसी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास है, आपका लेसन 1 में है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने का सबसे बड़ा कारण वहाँ का है, यानी कि राजतंत्र। क्योंकि पहले यूरोप में राजतंत्र था, और राजतंत्र उसे कहते हैं जहां पर राजा का शासन हो। यानी राजतंत्र जो है पहले यूरोप में क्या था, राजतंत्र था, और वहां पर राजा का ही शासन था। राजा अपने अनुसार ही वहां पर देश का चलाने का कार्य करता था। और राजतंत्र में यह होता है कि राजा जो है वह उसका पीढ़ी बाई पीढ़ी राजा बनते चल जाएगा। जनता का उसमें कोई भी योगदान नहीं होता है, जनता कोई इसमें भाग नहीं होता है। जनता कुछ भी चाहकर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि राजा को हटा भी सकती हैं। क्योंकि आज जो राजा है, इसके बाद जब वो राजा का मृत्यु हो जाता है तो फिर ही उसी का पुत्र होगा या उसी या किसी रिलेशन को ही वहाँ का अगला शासक बनता है। यही होता है राजतंत्र। तो क्या था, यूरोप में एक देश है फ्रांस। उस फ्रांस देश में क्या था कि राजतंत्र था, और वहाँ पर इस फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई 14वां। लुई 14वां फ्रांस का एक शासक था जो निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं है, वह जो कहेगा वह करेगा। तो क्या था कि वहां पर राजतंत्र था, और यानी कि लुई 13वां के बाद लुई 14वां 1643 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और यह एक निरंकुश शासक था, अपने मनमर्जी से कोई काम करता था, और इसका एक कथन था, मैं ही राज हूं। इसका एक कथन था, मैं ही राज हूं, यानी कि यही है जो राज है, यही है जो सब कुछ है। तो यही जो है इसी का कारण था या निरंकुश था। इसके बाद लुई 14वां के बाद लुई 15वां आया, और लुई 15वां के बाद आया लुई 16वां, जो यह भी एक निरंकुश शासक था। और इसी के शासनकाल में 1789 की फ्रांस की क्रांति हुआ। क्रांति यह हुआ था कि लुई 16वां जो था यह भी एक निरंकुश शासक था, और लुई 15वां का पुत्र था। तो क्या था, लुई 16वां फ्रांस का एक निरंकुश शासक था, जिन्होंने क्या किया, इसका कथन था, मैं ही राज हूं, मैं ही राज हूं, और मेरा इच्छा ही मेरा कानून है। लुई 16वां कथन था, मैं ही राज हूं और मेरा इच्छा ही मेरा कानून है। तो क्या किया जनता ने, क्या किया, इस राजतंत्र का अंत करने के लिए, इस निरंकुश वंश की अंत करने के लिए, इस निरंकुश शासन का अंत करने के लिए वहां पर 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुआ, जिसे हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या किया, यह जो लुई 16वां है 1774 में फ्रांस की गद्दी बैठा था। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी बैठा, और जिस जनता ने इसके निरंकुश शासन को देखते हुए क्या किया, विद्रोह कर दिया 1789 में। इसे कारण 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ, और लुई 16वां को गद्दी से हटाकर उसे फांसी दे दिया गया। और में लुई 16वां यानी कि राजतंत्र का अंत हो गया, और वहां पर यानी कि लोकतंत्र स्थापित किया गया, जनतंत्र स्थापित किया गया। और उस लोकतंत्र में क्या किया गया, एक संविधान बनाया गया।
संविधान में नियम होता है, कानून होता है, किस तरह देश को चलाया जाएगा। राजतंत्र में यह होता है कि जो राजा कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। राजतंत्र में राजा का ही सब कुछ होता है। लेकिन लोकतंत्र जब हो जाता है तो वहाँ पर यानी कि संविधान बनता है, नियम बनता है, कानून बनता है कि किस तरह हमें इस प्रांत को चलाना है। तो यही क्या था, 1789 में जैसे ही वहाँ पर क्रांति हुआ फ्रांस में, लुई सोलावा का अंत कर दिया गया और करने के बाद वहाँ पर देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया और उस संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया। जितने भी फ्रांस की जनता है सभी को समान अधिकार दिया गया, कोई ऊंच नीच किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया। इसके साथ वहाँ पर यानी कि पितृभूमि को मान्यता दिया गया। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत के हम लोग कहते हैं यह मातृभूमि है, इस तरह वहाँ पर क्या हुआ, पितृभूमि है। इसके बाद फ्रांस में क्या हुआ कि वहाँ पर जब राजतंत्र था तो अलग अलग प्रांतों का अलग अलग राजा था और अलग अलग राजा था तो अलग अलग सब क्या था, वहाँ पर तिरंगा था। तो क्या किया गया, जैसे ही वहाँ पर राजतंत्र का अंत हो गया तो वहाँ पर पूरे फ्रांस के लिए एक तिरंगा बनाया गया, एक झंडा लाया गया। और इसके बाद क्या किया गया, आयात और निर्यात पर कर समाप्त कर दिया गया। यानी क्या है कि आप कोई वस्तु कहीं भेजते हैं या वहाँ से मंगाते हैं तो उस पर पहले राजतंत्र में यानी कर था, टैक्स था। लेकिन जैसे ही राजतंत्र का अंत हुआ 1789 क्रांति के बाद क्या कर दिया गया, सभी टैक्स को खत्म कर दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर आयात और निर्यात पर पूर्ण रूप से जो कर था उसे समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में लुई सोलावा के शासनकाल को अंत करके वहां पर फ्रांस की क्रांति किया गया था। अब क्या हुआ, लुई सोलावा को जैसे ही गद्दी से हटाकर उसे फांसी दे दिया गया और वहां पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया, संविधान बना दिया गया। तो आज वहां पर जितने भी पादरी था, सामंत था, उस सब का अधिकार हो गया। लोकतंत्र है पूर्ण तो संविधान का नियम था, कुछ दिन चला और कुछ दिन चलने के बाद फ्रांस में क्या हुआ, वहाँ के जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति थे उनका पूर्ण से फ्रांस पर अधिकार हो गया। और वहाँ का पादरी, जैसे क्या होता है हमारे जो मंदिरों में पंडित ब्राह्मण होते हैं, उसी तरह जो ईसाई धर्म होते हैं, ईसाई धर्म के चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं उसे कहते हैं पादरी, जैसे फादर भी कहते हैं। तो क्या हुआ, पूर्ण रूप से फ्रांस में क्या हुआ, राजतंत्र का अंत हुआ। राजतंत्र का अंत होने के बाद जैसे ही वहां पर संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित किया गया, स्थापित होने के बाद कुछ दिन वहां पर अच्छे से चला। लेकिन जितने भी नियम कानून बनाया गया सभी पर वहां के पादरियों का और वहां के सामंत का अधिकार हो गया, सभी का अधिकार हो गया। इसे कारण क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट यह जो है 1799 में फ्रांस पर 1799 में यह फ्रांस में आया था। इस 1799 से पहले यह पूरे यूरोप में 40 युद्ध लड़ चुका था और यह जो है इनका जो वर्चस्व है पूरे यूरोप में फैल चुका था। तो फ्रांस की जनता भी चाहता था कि नेपोलियन बोनापार्ट का शासन फ्रांस में स्थापित हो, क्योंकि पहले लोकतंत्र, पहले जो था राजतंत्र था, राजतंत्र का अंत करके जैसे ही वहाँ पर संवैधानिक लोकतंत्र आया गया तो पादरियों और सामंत का अधिकार हो गया। और इसके अत्याचार को खत्म करने के लिए फ्रांस की जनता ने नेपोलियन बोनापार्ट को यानी कि फ्रांस में आने के लिए कहा। जिस कारण 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आकर और वहां पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। और वहां पर वह जनता के लिए क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने जनता के लिए नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड इसे कहते हैं या नेपोलियन कानून भी कहते हैं। इसके बाद क्या किया गया, नेपोलियन संहिता वहां पर लागू किया, यानी कि वहां पर नेपोलियन का अपना जो है एक नया बनाया कानून जिसमें बहुत सारी सुविधाएं जो है फ्रांस की जनता को दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो पूरा वर्चस्व था पूरे यूरोप में फैल चुका था। तो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आया और यहाँ पर आने के बाद इस सामंत का और पादरियों का भी अंत कर दिया और वहाँ पर अपना एक नया कानून बनाया जिसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन कानून के या नेपोलियन संहिता का नाम से जानते हैं। उनमें नेपोलियन अपना नया कानून बनाया कि किस तरह हमें फ्रांस को चलाना है। अब क्या हुआ, नेपोलियन का जो है पूरे यूरोप में इटली, जर्मनी,
पोलैंड, जितने भी यूरोप में राज था सभी में नेपोलियन बोनापार्ट का जो वर्चस्व है पूरे यूरोप में फैलने लगा। अब क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही वहाँ पर फ्रांस में अपना अधिकार किया और वहाँ पर वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को अच्छी सुख सुविधा दिया, जिसके कारण अब जो इनका जो है यह सोचा कि नेपोलियन जो है फ्रांस के अलावा जितने भी यूरोप में राजतंत्र है वहाँ पर राजतंत्र का अंत करके वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए। जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट इटली और जर्मनी में भी जाकर अधिकार किया। इस समय इटली और जर्मनी का ज्ञान जो इसके आने वाला अगला पार्ट होगा यानी अगला वीडियो होगा जिसमें इटली और जर्मनी के कारण के बारे में पढ़ाएंगे। उसमें आपको पढ़ा देंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट इटली और जर्मनी में कैसे प्रवेश किया। तो क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ कि जैसे ही फ्रांस में अधिकार किया वहाँ पर पूर्ण रूप से वहाँ की जनता को जो सुख सुविधा है सभी देने लगा। तो क्या हुआ, अब जो पहले जहाँ जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट अधिकार किया था, यानी कि अगर बताया था कि 1799 से पहले पूरे यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट 40 युद्ध लड़ चुका था, जिसके कारण ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आया था। अब क्या हुआ, जितने भी ये युद्ध करा हुआ था और जहां पर राजतंत्र का अंत किया था वह जो राजा था फिर से राजा सब क्या करने लगा, नेपोलियन बोनापार्ट का अंत करने के लिए क्या किया गया, 1815 में ऑस्ट्रिया की एक राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसी वियना में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को खत्म करने के लिए यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल को अंत करने के लिए ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया एक देश है, इसी ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जिसने क्या किया, जितने भी पहले की राजतंत्र था उस राजतंत्र को फिर से लाने के लिए क्या किया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रासा भी शामिल था। क्या था कि उस 1815 में वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसी में मेटरनिक की अध्यक्षता में बुलाया गया सम्मेलन जिसमें यह बात कहा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन है पूरे यूरोप में जहां जहां नेपोलियन बोनापार्ट अधिकार किया है उसे अंत करके अब फिर से पहले का जो राजतंत्र है उसे स्थापित किया जाए। तो 1815 में पूर्ण रूप से नेपोलियन बोनापार्ट के युग का अंत कर दिया गया और फिर से जो पहले का युग था यानी कि अब 1815 के बाद से मेटरनिक के युग को शुरुआत कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का युग का अंत कब हुआ, तो 1815 में। वियना सम्मेलन में क्या हुआ था, मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था और नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही नेपोलियन युग का अंत होता है तो फिर से फ्रांस में एक नई फिर से राजतंत्र का उदय होता है। वहां पर फिर से जनता के अंदर यानी कि नाखुश की भावना आता है, असंतोष की भावना आता है, जिसके कारण फ्रांस की जनता फिर से फ्रांस में क्रांति करना शुरू करता है। एक इसके बाद आता है लुई 18वां जो आता है, फ्रांस का शासक था लुई 18वां। अब ये लुई 18वां जो है क्या करता है, बूर्बो वंश की स्थापना करता है। यह अपने देश में फ्रांस में जनता के सहमति के साथ ही शासन चलता है। तो बूर्बो वंश की स्थापना लुई 18वां करता है। यह आपको याद रखिएगा क्योंकि यह पूछता है कि बूर्बो वंश की स्थापना किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट का अंत होने के बाद 1815 में उसका अंत हो गया, मेटरनिक की शुरुआत हो गया। शुरुआत होने के बाद बूर्बो वंश का स्थापना करता है लुई 18वां और इसी लुई 18वां के शासनकाल को अच्छी तरह से जनता वहां पर रखता है। इसके बाद क्या होता है, लुई 18वां का मृत्यु होने के बाद इसी बूर्बो वंश का ही एक राजा होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स 10। इसी बूर्बो वंश का अगला शासक आता है चार्ल्स 10 और इसी चार्ल्स 10 के शासनकाल में फ्रांस की एक और क्रांति होता है जो जुलाई
1830 में होता है। बुर्बो वंश का स्थापना होने के बाद उसी बुर्बो वंश का एक अगला शासक आता है चार्ल्स 10, जिसका शासनकाल में ही फिर से फ्रांस की जनता ने एक क्रांति करता है जिसे हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति से नाम जानते हैं। ये क्या था? चार्ल्स एक्स जो है, और चार्ल्स एक्स बुर्बो वंश का शासक था, और यह चार्ल्स एक्स अपना एक बनाता है प्रधानमंत्री, चांसलर बनाता है। इसका नाम था पॉलीगनेक। यह चार्ल्स एक अपना प्रधानमंत्री बनाता है पॉलीगनेक को, और जैसे ही पॉलीगनेक बनाता है तो यह जो था ना चार्ल्स एक्स, चार्ल्स 10 और पॉलीगनेक, यह जो था एक निरंकुश शासक यह भी था। यह अपने देश में किसी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं किया था, जिसके कारण जनता क्या किया, इसके शासनकाल से असंतोष होने के लिए, इसके चार्ल्स एक्स का अंत करने के लिए 1830 में क्रांति करता है। और इस क्रांति होने के बाद यह चार्ल्स एक्स है वह अपना गद्दी छोड़ता है और इंग्लैंड भाग जाता है। तो यह जो है जुलाई 1830 में फ्रांस की दूसरी क्रांति होता है, जिसका शासक चार्ल्स एक्स और प्रधानमंत्री पॉलीगनेक होता है। इसके बाद क्या होता है, फ्रांस में एक और क्रांति होता है जो 1848 में होता है। और 1848 में क्या था, 1848 में एक शासक था जिसका नाम था लुई फिलिप। 1848 में क्या हुआ, चार्ल्स एक्स के बाद 1848 में लुई फिलिप फ्रांस का अगला शासक बनता है। और लुई फिलिप जिसका प्रधानमंत्री जो होता है, यानी जिसका चांसलर बनाता है गीजो को। फ्रांस का 1848 के क्रांति के समय लुई फिलिप शासक होता है, और लुई फिलिप का प्रधानमंत्री होता है गीजो। और यह एक ऐसा व्यक्ति होता है फ्रांस का जो सिर्फ अमीर व्यक्तियों के साथ ही इनका रहन सहन होता है, उठना बैठना सब कुछ यह अमीर व्यक्तियों के साथ ही करते थे। फ्रांस में जनता क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, वहाँ के लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, क्या स्थिति है, इसे किसी प्रकार का इसको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह इसका जो है हमेशा, यानी कि वहाँ के बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों के साथ उठना बैठना था। तो अमीरों के पास किसी कमी होता नहीं है, जिसके कारण इसे किसी प्रकार का देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा इससे कोई मतलब नहीं था। जिसके कारण क्या हुआ, 22 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में लुई फिलिप के शासन को अंत करने के लिए और गीजो के शासन को अंत करने के लिए वहाँ की जनता ने एक व्यक्ति था थियर्स, उन्हीं थियर्स के नेतृत्व में फ्रांस की राजधानी में एक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किस तरह हमें क्रांति करना है कि लुई फिलिप को अंत कर दिया जाए, लुई फिलिप के शासन को अंत कर दिया जाए और फिर से पहले जैसे शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। यानी क्या हुआ, 22 फरवरी को यार अभी नियमित काम बन रहा है, मीटिंगें हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, 2 दिन बाद यह फ्रांस की जनता ने ऐसा विद्रोह कर दिया, विद्रोह इतना भयानक हो गया कि 2 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को लुई फिलिप अपना गद्दी छोड़ा और इंग्लैंड भाग गया। इसके कारण क्या हुआ, 1848 में लुई फिलिप का अंत हो गया। तो इस तरह आपको फ्रांस में 3 क्रांति हुआ। 1789 की क्रांति, जिसका शासक लुई 16वां था। इसके बाद जुलाई 1830 क्रांति हुआ, जिसका शासक 10 और उसका प्रधानमंत्री पॉलीगनेक था। इसके बाद 1848 क्रांति हुआ, जिसका शासक लुई फिलिप और उसका प्रधानमंत्री गीजो था। इन सभी को अंत करके पूर्ण रूप से फ्रांस में 3 क्रांति किया गया, 1789, 1830, 1848। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां। कैसा शासक था, तो निरंकुश शासक था। इसके बाद पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन फ्रांस में कब हुआ, तो 1799 में। इसके बाद नेपोलियन युग का अंत कब हुआ, तो 1815 में। मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ,
1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। मेटरनिक जो है कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और वही मेटरनिक जो है क्या कहा था, जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो इसी का लहर पूरे यूरोप में फैल गया। इसे पूरे यूरोप में क्रांति के लहर फैलने लगा कि जैसे ही फ्रांस में 1789 क्रांति हुआ, 1830 क्रांति हुआ, 1848 क्रांति हुआ, तो पूरे यूरोप में जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूनान, हंगरी सभी में राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुआ। और वहाँ भी क्या होने लगा कि क्रांति करने के राजतंत्र का अंत करने के लिए वहाँ भी विद्रोह हुआ, जिसे कारण ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक कहता है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप सीखता है। तो मतलब यह हुआ कि फ्रांस जो कहता है, जो करता है, वह पूरे यूरोप वाले करते हैं। तो यह कथन आप याद रखिएगा कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप सीखता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है मेटरनिक जो था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यह जो है आपका फ्रांस की क्रांति था। वहाँ में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आया, राष्ट्रवाद का विकास जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे किया। इस तरह पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ। और वहाँ पर राजतंत्र पहले था, फिर लोकतंत्र आया, फिर से राजतंत्र आया, और पूर्ण रूप से लुई फिलिप का अंत करके वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। वैसे लोकतंत्र तो पहले से ही था, लेकिन और 1789 में ही एक फ्रांस वालों ने, यानी फ्रांस की क्रांति जब हुआ 1789 में, तो उसी समय एक नारा दिया गया था। वह नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी क्या है, हम स्वतंत्र है, हमें किसी का भेदभाव नहीं है, और हम सभी क्या है, भाई हैं। यह फ्रांस का नारा दिया गया था 1789 क्रांति के समय। तो यह जो है आपका पूरा फ्रांस की क्रांति है, जिसमें 3 क्रांति हुआ, 1789, 1830, 1848। यह लेसन 1 का पार्ट 1 था। इसके बाद मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान का एकीकरण। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली अगली वीडियो जानकारी सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक